मलिका परी। एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी के दूसरे दिन ही लकड़हारे ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, हमारे खानदान की ये परंपरा है कि पत्नी अपने परिवार व पति को भोजन कराने के बाद ही भोजन करती है। तुम्हें भी इसी परंपरा का ईमानदारी से पालन करना होगा। यदि तुमने कभी मुझे या मेरे परिवार को खिलाए बिना भोजन किया तो तुम मुर्गी बन जाओगी। स्वामी, आप इस ओर से निश्चिंत रहें। मैं आप और आपके परिवार को भोजन कराने के बाद ही भोजन करूंगी। काफी सालों तक लकड़हारे की पत्नी इस नियम का पूरी निष्ठा से पालन करती रही। उनका जीवन सुखपूर्वक चलता रहा। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया हुआ था और बच्चे भी बाहर खेल रहे थे। लकड़हारा के माँ बाप सोए हुए थे। लकड़हारे की पत्नी को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने बहुत देर तक इंतजार किया। लकड़हारा वापस नहीं आया। बच्चे भी खेल में मस्त थे और सास ससुर सो रहे थे। लकड़हारे की पत्नी सुबह से काम करके थक गई थी। उसके मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उसने अपना खाना डाल लिया। लेकिन जैसे ही उसने खाना खत्म किया, वह मुर्गी बन गई और कुकड़ू कू करते हुए घर की छत पर जा बैठी। जब लकड़हारा लकड़ी काट कर लौटा तो उसने अपने घर की छत पर एक मुर्गी को घूमते हुए देखा। लकड़हारे को मुर्गी को देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह समझ गया कि यह मुर्गी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ही है। बच्चे अभी काफी छोटे थे। बेटा चंदर बड़ा था, नीरू छोटी थी। इसीलिए माँ बाप के बहुत जोर देने पर उसने देखभाल के लिए लकड़हारे ने दोबारा शादी कर ली। दूसरी पत्नी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह झगड़ालू भी थी। वह चंदर और नीरू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दिखाने के लिए लकड़हारे के सामने उनसे बहुत प्यार से बोलती थी, लेकिन जब लकड़हारा जंगल में चला जाता था तो वह उन्हें मारती और भरपेट भोजन भी नहीं देती। इसीलिए बच्चे कमजोर होते जा रहे थे। दादाजी और दादी भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाते। यह देखकर मुर्गी बनी उसकी माँ बहुत दुखी होती थी। लकड़हारा दूसरी पत्नी की करतूतों से अनजान था। एक दिन बच्चे भूखे प्यासे गांव के ही एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे और रो रहे थे। नीरू की आंखों से बहते हुए आंसू सूख चुके थे और चंदर उसको चुप करा रहा था और कह रहा था कि बहन चुप हो जा, अब आज पिताजी जंगल से लकड़ियां काट कर लौटेंगे, तब हम उनसे सारी बातें बताएंगे। जिस जगह पर ये दोनों बैठे थे वहाँ एक पेड़ था। उस पेड़ पर मलिका परी बैठी थी। उससे उन बच्चों का दर्द देखा नहीं गया। वह उतरकर आई और उसने बच्चों को अपनी पंखों में समेट लिया और तालाब में ले जाकर उनका मुंह धुलवाया। उनको बहुत प्यार किया, उनके बालों में हाथ फेरा। इतना सारा प्यार पाकर बच्चे भाव विभोर हो गए और रोने लगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक छड़ी देती हूँ। इस छड़ी को तुम मुर्गी के पास जाकर 3 बार जमीन पर मारना और तुम्हें जो चाहिए वह खाना मिल जाएगा। यह ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसा करते हुए कभी ना देखे। इस छड़ी को जो भी कहोगे वह सारे काम करने में भी तुम्हारी मदद करेगी। बच्चों ने छड़ी उठाई और परी के कहे अनुसार चुपचाप घर पर आ गए। वे मुर्गी के दड़बे के पास आए और उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद जमीन पर 3 बार छड़ी खड़काई और बोली कि माँ, हमें भूख लगी है, हमें जल्दी से कुछ अच्छा खाने को दे दो। और देखते ही देखते उनके सामने तरह तरह के व्यंजन आ गए। उन्होंने भर पेट खाना खाया और जो बचा था वह ले जाकर गाय को दे दिया। धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। उनकी माँ ने देखा कि बच्चे अब बहुत खुश रहने लगे हैं और उनकी मार का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। वह झटपट सारा काम भी खत्म कर देते हैं। लकड़हारा सोचता था
कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती है। जैसे ही लकड़हारा जाता, उसकी पत्नी के अत्याचार शुरू हो जाते। वह चंदर से बोलती, बाल्टी लेकर जाओ और कुएं से पानी निकाल कर लाओ। चंदर परी की दी हुई छड़ी साथ ले जाता। कुएं के पास जाकर 3 बार खटकाता और पानी अपने आप भर जाता। वह पानी लेकर छड़ी से कहता है, इसे घर ले चलो। और पानी की बाल्टी अपने आप घर के दरवाजे पर आकर पहुंच जाती। नीरू से उसकी माँ घर के सारे बर्तन धोने को कहती। वह छड़ी हाथ में लेकर 3 बार खटकाती और सारे बर्तन चमक जाते हैं। जब सारा काम हो जाता है, तब उसकी माँ को डांटने का मौका भी नहीं मिलता। उसकी सौतेली माँ सोचती, कैसे सारे काम हो जाते हैं। एक दिन उसने अपने बेटे को उनके पीछे लगा दिया। जिस समय चंदर और नीरू मुर्गी के पास बैठकर परी की छड़ी खटका रहे थे और उससे कुछ खाने को मांग रहे थे, उसके बेटे ने देख लिया। उसने आकर अपनी माँ को बता दिया, मुझे तो पहले ही शक था कि जरूर इसमें कोई राज है। एक दिन लकड़हारे के आने पर बीमार होने का बहाना करके वह पड़ी रही। लकड़हारे ने वैद्य को बुलाया। वह तो पहले से ही उसे मिला हुआ था। उसने कहा, इसको मुर्गी की मांस खिलाना होगा, तभी इसकी तबीयत ठीक होगी। लकड़हारे के पास इतने पैसे ना थे कि वह मुर्गी खरीदे, इसलिए उसने सोचा अब उसे इसी मुर्गी को मारना पड़ेगा। मुर्गी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। बच्चों को जब यह पता चला तो बहुत रोए और जाकर तालाब के किनारे उसी पेड़ के पास गए जहां उनको परी मिली थी। उन्होंने परी की दी हुई छड़ी को 3 बार खटखटाया और कहा, परी माँ जल्दी आ जाओ, हम पर भारी विपत्ति आई है, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। परी पेड़ से उतरकर उनके पास आ गई और बोली, बच्चों क्या हुआ? तब चंदर ने उसे सारी बात बताई। तुम चिंता मत करो, अगर वे तुम्हारी माँ को मार देते हैं, तब तुम मुर्गी की हड्डियाँ लाकर इसी तालाब के पास मिट्टी के नीचे दबा देना और वह एक सुंदर पेड़ बन जाएगा। उस पेड़ पर सुनहरे सेब लगेंगे, वह सिर्फ तुम ही लोग तोड़ सकते हो, इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चे चुपचाप चले गए। जब वह घर गए तो उन्होंने देखा कि मुर्गी को मारकर उसका मांस पकाया जा रहा था। दोनों ने उस दिन एक भी निवाला नहीं खाया, बल्कि चंदर ने अपनी सौतेली माँ से छुपाकर सारी हड्डियां उठा ली और दोनों भाई बहन भागकर तालाब के किनारे गए और उन हड्डियों को मिट्टी के नीचे दबा दिया। दूसरे दिन जब दोनों वहां आए, तब उन्होंने देखा कि वहां तो वाकई एक नन्हा सा पौधा निकला हुआ है। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए और रोज वहां आते थे। उस पौधे की ठीक से देखभाल करते थे। धीरे धीरे बच्चों का जीवन सुखपूर्वक कटने लगा, क्योंकि उनके पास परी की दी हुई जादू की छड़ी भी थी और उनका समय बिताने के लिए उनकी माँ का पौधा था। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा हो गया और उसमें फल आना शुरू हो गए। बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। नीरू 16 साल की हो गई थी और चंदर 18 साल का हो गया था। उस पेड़ में अद्भुत सुनहरे सेब के फल लगते थे। जो भी आता, अगर उन फलों को तोड़ने की कोशिश करता तो उसे उस पेड़ की टहनी ऊपर चली जाती। एक दिन एक राजकुमार सफेद घोड़े पर सवार कहीं से आ रहा था। उसने देखा कि इतने सुंदर फल लगे हैं, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पेड़ की टहनी ऊपर चली गई। वह पेड़ की छांव में बैठ गया। तभी उसने देखा कि थोड़ी देर में चंदर और नीरू आए और उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उनके हाथ में 8-10 सेब आ गए। राजकुमार देख के आश्चर्यचकित हो गया। वह नीरू के पास गया और उसने कहा, मैं जब सेब तोड़ रहा था तो उसकी डालियां ऊपर चली गई, तुम्हारे तोड़ने से तुमको कैसे मिल गया? नीरू कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमार से उसका दर्द देखा नहीं गया। उसने दोनों भाई बहन को बिठाया और उनसे पूरी बात पूछी। तब नीरू ने राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ
और उस लकड़हारे के घर पहुंच गया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना था। नीरू ने राजकुमार से कहा, मुझे मलिका परी से भी इजाजत लेनी होगी। चंदर ने 3 बार परी की छड़ी खड़काई और परी मुस्कुराती हुई आ गई। उसने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही उसने नीरू को अपनी जादुई छड़ी से छुआ, वह बहुमूल्य जेवरों से कपड़ों से सज गई। राजकुमार नीरू को लेकर अपने महल चला गया और चंदर को भी अपने साथ ले गया। वहाँ उसने उसको अपने महल में अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया। दोनों कभी कभी सोचते, अगर परी ना मिलती तो शायद अब तक हम लोग जिंदा ही नहीं बचे होते। परी की वजह से हमारे जीवन में खुशियाँ आई। रामपुर गांव में राकेश अपने माता पिता के साथ रहता था। वे 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे स्कूल में पढ़ने के लिए नदी पार करके दूसरे गांव जाना पड़ता था, क्योंकि उसके गांव में स्कूल नहीं था। नदी पार करके जाने के कारण बच्चों को रोज कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। गांव में स्कूल खुलवाने के लिए कई बार सरपंच से बात की गई, लेकिन गांव में स्कूल खोलने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा था। गांव के बच्चों और गांव के दूसरे लोगों को भी छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, वे भी नदी पार करके। इसके कारण गांव के लोग बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सारे गांव के लोग मिलकर सरपंच के पास गए और बोले, सरपंच साहब, हमारे गांव में भी स्कूल की और दूसरी सुविधाओं की व्यवस्था करिए, नहीं तो हम लोग ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सरकार गांव की उन्नति के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं दे रही है। मैं भी क्या कर सकता हूँ? सरपंच जी, कम से कम स्कूल की व्यवस्था तो करवा दीजिए, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ना चाहते हैं और गांव में कोई स्कूल भी नहीं है। बच्चों, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग आगे पढ़ना चाहते हो। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि गांव में एक अच्छा स्कूल खुल जाए। फिर भी इस काम में 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे। राकेश और राकेश के सभी दोस्त एकदम उदास हो जाते हैं। अगले दिन बहुत बारिश होती है, जिसके कारण राकेश स्कूल नहीं जा पाता। अब ये रोज का काम हो जाता है कि बारिश होती है और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। राकेश और राकेश के सभी दोस्त इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं जा पाएंगे तो परीक्षा कैसे दे पाएंगे। एक दिन सभी बच्चे तय करते हैं कि आज चाहे जो भी हो, हम स्कूल जाके रहेंगे। और सभी बच्चे आकर स्कूल के समय पर नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं और एक नाव में सवार हो जाते हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होती है और नाव डगमगाने लगती है। सभी बच्चे घबरा जाते हैं। अरे राकेश, ये क्या हो रहा है? हमने पहले ही कहा था कि स्कूल नहीं चलना इतने बारिश के मौसम में। अरे तुम लोग घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर में बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और अब तो राकेश को भी डर लगता है। अरे तुम लोगों ने सच कहा था कि हमें आज स्कूल नहीं आना चाहिए था। मौसम के साफ होने का इंतजार करना चाहिए था। सब बच्चे डर से चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें एक नाव अपने पास आती हुई दिखाई देती है। अरे ये नाव हमारी नाव से बहुत ज्यादा मजबूत है और हिल डुल भी नहीं रही है। मुझे लगता है हमें इस नाव पर सवार होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो नाव है वे बहुत ही कमजोर है और कभी भी डूब सकती है। सभी बच्चे एक एक कर उस नाव पर सवार हो जाते हैं। आश्चर्य की बात ये रहती है कि बहुत हवा चलने पर भी और बहुत बारिश होने पर भी वे नाव डगमग नहीं हो रही होती। अरे राकेश, ये कैसी नाव है? ये कहीं जादुई नाव तो नहीं? अरे हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो, ये तो कोई जादुई नाव है। वे नाव बच्चों को सुरक्षित दूसरे किनारे पर पहुंचा देती है। स्कूल की छुट्टी के टाइम पर वही नाव उनको फिर से मिल जाती है। बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये नाव दोबारा उन्हें कैसे लेने आई। और सबसे आश्चर्य की बात कि वे नाव अपने आप ही चलती है, उसे चलाने वाला कोई नहीं रहता। अब तो ये रोज का नियम बन जाता है, चाहे कितनी भी आंधी आए या तूफान आए, फिर बारिश आए, वे जादुई नाव एकदम स्कूल के टाइम पर बच्चों को लेने आ जाती है और बच्चों को छोड़ने के टाइम पर भी आ जाती है। बच्चे कुछ दिनों के बाद ये बात अपने माता पिता को बताते हैं। उनके माता पिता भी उस नाव को देखने आते हैं, पर उनका रहस्य नहीं जान पाते।
सरपंच भी इस रहस्य को पता लगाने का बहुत प्रयास करता है, तो उसे पता लगता है कि बहुत साल पहले गांव में एक नाविक हुआ करता था जो कि नाव चलाता था। वह भी पढ़ना चाहता था और पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन गांव में स्कूल ना होने के कारण वह आगे नहीं पढ़ पाया और एक दिन आंधी तूफान में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसकी लाश कहीं नहीं मिली, बस उसकी नाव को कई बार देखा गया है। मुझे लगता है कि ये उसी नाविक की नाव है जो पढ़ना लिखना चाहता था, लेकिन गांव में स्कूल ना होने के कारण पढ़ नहीं पाया था। हालांकि इस नाव से आज तक किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा है, बच्चों को फायदा ही पहुंचा है। तो हमें उस नाव पर पूरा विश्वास करना चाहिए जब तक कि हमारे गांव में स्कूल नहीं बन जाता। और ये क्रम चलता रहता है। रोज नाव बच्चों को लेने आती है और छोड़ने भी आती है। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं कि उनका एक भी दिन स्कूल का मिस नहीं होता। आश्चर्य की बात यह है कि बहुत बारिश होने पर भी एक भी बच्चा भीगता नहीं है और वे नाव भी डगमग नहीं होती।